आज बायोलॉजी का तीसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति किस पर आधारित है? जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति किस पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा क्रम विकासीय संबंधों पर। इसके बाद अगला प्रश्न है टैक्सा टैक्सान से भिन्न होता है क्योंकि यह टैक्सान की तुलना में उच्च वर्गीकरण श्रेणी है। यह टैक्सान की तुलना में निम्न वर्गीकरण श्रेणी है। यह टैक्सान का बहुवचन होता है। यह टैक्सान का एकवचन होता है। इसका सही जवाब होगा का बहुवचन होता है। यह टैक्सान का बहुवचन होता है। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वर्गक होता है। वर्गक होता है संबंधित जातियों का समूह, संबंधित कुलों का समूह, सजीवों का प्रकार, किसी श्रेणी का एक वर्गीकी का समूह। इसका सही जवाब है किसी श्रेणी का एक वर्गीकी का समूह होता है। वर्गक क्या होता है? किसी भी श्रेणी का एक वर्गीकी का समूह होता है। वर्गक क्या होता है? किसी भी श्रेणी का एक वर्गीकी का समूह होता है। इसका ये सही जवाब है। अगला प्रश्न सोलेनम और पेंथेरा है। सोलेनम और पेंथेरा क्या है? वंश और जाति है, वंश और वंश है, जाति व जाति है, या फिर केवल जाति है? इसका सही जवाब होगा वंश व वंश है। सोलेनम और पेंथेरा दोनों वंश हैं। सोलेनम पेंथेरा क्या है? वंश व वंश है। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अकेली जाति वाले वंश को कहते हैं। अकेली जाति वाले वंश को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा मोनोटाइप। मोनोटाइप अकेली जाति वाला वंश मोनोटाइप। जैसे मोनो का मतलब ही एक होता है। अकेली जाति वाले वंश को मोनोटाइप कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी श्रेणी नहीं है? इनमें से कौन सी श्रेणी नहीं है? एस्टेरेसी, फेबेसी, जाति, वर्ग, संघ। इसमें से जाति, वर्ग और संघ ये श्रेणी है, लेकिन एस्टेरेसी फेबेसी श्रेणी नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है समान लक्षण वालों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो समान लक्षण वाले हैं उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब होगा जैसे कुल है, वंश है, वर्ग है, जाति है। इसको सही क्रम में जैसे वर्ग हो गया, वर्ग के बाद कुल, कुल के बाद वंश, वंश के बाद जाति। यानी कि इसमें जो ये हंस पद जैसे ये चिन्ह होता है, तो जिधर ये बड़ा होता है उधर उसको बड़ा माना जाता है। तो एक सेकेंड, जैसे इसका सही जवाब होगा वर्ग कुल वंश जाति। वर्ग कुल वंश जाति। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक श्रेणी है? इसमें से चार विकल्प हैं। चार विकल्प प्रभाग, विषाणु, संघ, दोनों। इसका सही जवाब होगा दोनों, ए तथा बी। प्रभाग और संघ श्रेणी है। प्रभाग और संघ दोनों श्रेणी है, ना कि विषाणु। विषाणु तो एक वायरस होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से किसका वास्तविक में अस्तित्व है? किसका वास्तविक में अस्तित्व है? वंश, जाति, कुल और गण। इसका सही जवाब होगा जाति। जाति वास्तविकता में अस्तित्व जाति का होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है वर्गीकरण पदानुक्रम प्रणाली को उपयोग में ली जाती है। इसका सही जवाब होगा इसमें प्रत्येक उच्च वर्गीकरण श्रेणी में समूह श्रेणी आते हैं। ये सही जवाब है इसका। इसके बाद और विकल्प हम देखते हैं क्या क्या है। कौन से एक लक्षण सभी सजीवों द्वारा सभी पदानुक्रम स्तर पर साझा किया जाता है? पोषण की विधि, कोशिकीय संगठन और जीव द्रव्य संरचना का प्रकार, कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि। इसका सही जवाब होगा जीव द्रव्य संरचना का प्रकार। निम्न में से कौन से एक लक्षण का सभी सजीवों द्वारा सभी पदानुक्रम स्तर पर साझा किया जाता है? जीव द्रव्य संरचना का प्रकार इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, दो विभिन्न वंशों को समान वर्गीकीय श्रेणी कुल में वर्गीकृत किया है, इनमें से कौन सा कथन इसके वर्गीकरण के बारे में सही है? समान वर्ग लेकिन भिन्न जातियाँ, भिन्न वर्ग तथा भिन्न गण, समान संघ परंतु भिन्न वर्ग, भिन्न जगत और भिन्न संघ। इसका सही जवाब होगा समान वर्ग लेकिन विभिन्न जातियाँ, वर्ग समान लेकिन जाति विभिन्न। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक वर्ग की श्रेणी से सभी का वर्गीकरण कर सकती है? एक वर्गीकी की श्रेणी, निम्न में से कौन सी एक वर्गीकी श्रेणी से सभी वर्गीकरण कर सकती है? इसका सही आंसर होगा वर्ग। सही आंसर क्या होगा? वर्ग होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्गीकी अध्ययन का मुख्य स्रोत क्या है? वर्गीकी के अध्ययन का मुख्य स्रोत क्या होता है? वर्गीकी अध्ययन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका विकल्प है, प्राणी का वास्तविक नमूना एकत्रित करना, प्राणी के वास्तविक नमूने को पहचानना, और उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से सभी। इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों। सही आंसर दोनों है। जैसे प्राणी का वास्तविक नमूना एकत्रित करना, ये वर्गीय अध्ययन का मुख्य स्रोत होता है। इसके बाद प्राणी के वास्तविक नमूने की पहचान करना, यह भी वर्गीय अध्ययन का मुख्य स्रोत होता है। ये दोनों स्रोत सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जातिवृत्तीय पद्धति किसके द्वारा दी गई? जातिवृत्तीय पद्धति जो है किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है? इसका सही जवाब है एंगलर तथा प्रांटल। एंगलर तथा प्रांटन, जातिवृत्तीय पद्धति एंगलर तथा प्रांटन के द्वारा दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीवों को वैज्ञानिक नाम दिया जाता है क्योंकि यह निर्धारित करता है। जीवों को वैज्ञानिक नाम दिया जाता है क्योंकि यह निर्धारित करता है, यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक जीव का केवल एक ही नाम हो। ये सही बात है। यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम हो। और बी नंबर है, यह निर्धारित करता है कि कोई नाम दोबारा उपयोग में ना आए। ये भी सही बात है। वैज्ञानिक नाम जो होता है ऐसा नाम होता है जो पूरे विश्व में सर्वमान्य होता है। और ये पहला है, यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम हो। ये सच बात है। और यह निर्धारित करता है कि कोई नाम दोबारा उपयोग में ना आए। इसके बाद सी नंबर है, यह निर्धारित करता है कि जीवों को उपयुक्त वांछनीय नाम दिया जाए। ये गलत है। इसका सही जवाब होगा पहला और दूसरा, यानी कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नाम छपते हैं और भाषा से उत्पन्न होते हैं। एकदम सही प्रश्न है। यह प्रश्न इंटरेस्टेड प्रश्न भी है। यहाँ पर लिखा हुआ है वैज्ञानिक नाम, फिर डॉट डॉट करके लिखा है छपते हैं और डॉट डॉट करके भाषा से उत्पन्न होते हैं। इसका सही जवाब होगा वैज्ञानिक नाम तिरछे छपते हैं। कैसे छपते हैं? तिरछे छपते हैं और लैटिन भाषा से लिए गए हैं। वैज्ञानिक नाम शुरू वाला ऐसे तिरछा तिरछा लिखा रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ICBN प्रदर्शित करता है, यानी कि ICBN प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? इसका पहला विकल्प है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटेनिकल, ये गलत है। इसके बाद इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये सही है। इंडियन कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये गलत है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटेनिकल, ये गलत है। इसका सही जवाब होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये इसका सही जवाब है। यदि आप हमारा बायोलॉजी विज्ञान का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएँ और इसको देखें। हालांकि वीडियो के माध्यम से जब आप किसी भी प्रश्नोत्तर को सुनते हैं और देखते हैं तो आपको हूबहू और बेस्ट तरीके से याद हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि वीडियो के माध्यम से बताया जाए। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण के सार्वभौमिक नियमों में असत्य कथन छांटिए
वर्गीकरण के सार्वभौमिक नियमों में असत्य कथन को छांटिए। इसमें कुछ सत्य हैं और एक असत्य होगा। पहला है जैविक नाम का पहला अक्षर वंश के नाम को दर्शाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रथम शब्द जो वंश को दर्शाता है का पहला अक्षर बड़ा होता है, ये भी सही है। जैविक नाम के दोनों शब्द जब हाथ से लिखते हैं तो अलग अलग अधोरेखांकित होते हैं, ये भी सही है। इसके बाद जैविक नाम सामान्यतया अंग्रेजी में होते हैं और तिरछे छपे हुए होते हैं, ये गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न, मेजिमफेरा इंडिका एल के वैज्ञानिक नाम में है। अक्षर यल लैटिन भाषा के संकेत को करता है, ये गलत है। और इसके बाद नाम इंडिका से उल्टा है और मेजिफेरा की ओर शुरू है, ये भी गलत है। अक्षर यल टैक्सोनॉमिस्ट लीनियस को संकेत करता है, ये बिल्कुल सही है। अक्षर यल क्या करता है यहाँ पर मेजिफेरा इंडिका में यल क्या कर रहा है, अक्षर यल टैक्सोनॉमिक लीनियस को संकेत कर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक नाम असत्य लिखा गया है? कौन सा वैज्ञानिक नाम असत्य लिखा गया है? इसका सही जवाब होगा असत्य। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला है पैंथेरा टिग्रिस, ये सही है, ये भी सही है क्योंकि इसका पहला अक्षर कैपिटल है और ये तिरछे में लिखा गया है, ये भी सही है। ये गलत है। इसका कोलंबा लीविया गलत है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसका ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं, एक जाति जीवों का समूह है, एक जाति जीवों का समूह है जो कि स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। एक जाति जीवों का समूह है जो कि स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन कर सकते हैं। अगला विकल्प है अंतः प्रजनन नहीं कर सकते, ये गलत बात है। साथ रह सकते हैं, ये भी गलत बात है। कभी कभी अंतः प्रजनन कर सकते हैं, ये भी गलत। इसका सही जवाब होगा स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन कर सकते हैं। दो समान होलोटाइप कहलाते हैं। दो समान होलोटाइप क्या कहलाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका सही जवाब होगा आइसोटाइप। हमने पढ़ा है कि दो समान होलोटाइप या होलोटाइप के प्रतिरूपी नमूने को आइसोटाइप कहा जाता है। दो समान होलोटाइप या होलोटाइप के प्रतिरूपी नमूने को आइसोटाइप कहा जाता है। अगला प्रश्न, पादपों के वर्गीकरण में शब्द क्लेडिस्टिक किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा जातिवृत्तीय वर्गीकरण। पादपों के वर्गीकरण में शब्द क्लेडिस्टिक किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है जातिवृत्तीय वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रत्यय आप हिंदी में पढ़े होंगे, प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, तो इसमें पूछ रहा है प्रत्यय, निम्न में से कौन सा प्रत्यय पादपों के वर्गीकरण में वर्गी संवर्ग में कुल को सूचित करता है? इसका विकल्प है एल्स, आनी, आई, ई, एसी। एसी शब्द जो है तो ये एक प्रत्यय है जो पादपों के वर्गीकरण में वर्ग की संवर्ग में कुल को सूचित कर रहा है। अगला प्रश्न, जंतुओं के वर्गीकरण की वर्ग की इकाई संघ पादपों के वर्गीकरण के कौन से वर्ग की पदानुक्रम स्तर के समान होती है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, जंतुओं के वर्गीकरण की वर्ग की इकाई संघ पादपों के वर्गीकरण के कौन से वर्ग की पदानुक्रम स्तर को के समान होती है? इस प्रश्न का सही जवाब है प्रभाग। सही जवाब क्या होगा? प्रभाग। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, प्रभाग कुछ समान लक्षणों वाले जीवों के समूह या वर्गों को सम्मिलित करता है। यह जंतुओं के संघ फाइलम के समतुल्य है। अगला प्रश्न है, जैसे ही हम वर्ग की पदानुक्रम में जाति से जगत की ओर जाते हैं, जैसे ही हम वर्ग की पदानुक्रम में जाति से जगत की ओर जाते हैं, समान लक्षणों की संख्या कैसी हो जाती है? कम हो जाती है कि बढ़ जाती है कि समान रहती है? इसका सही जवाब होगा कम हो जाती है। सही जवाब क्या होगा?
कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति दिया गया है। द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई है? एक वैज्ञानिक है जो बहुत महान वैज्ञानिक है, लीनियस। लीनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति दिया गया है, ना कि अरस्तु के द्वारा, ना कि जांडे आर्यभट्ट के द्वारा। इसका सही जवाब होगा लीनियस। द्विनाम पद्धति लीनियस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? लीनियस के द्वारा। किसके द्वारा? लीनियस के द्वारा। हम 2-4 बार पढ़ते हैं तो हमें याद हो जाता है। इसके बाद प्रश्न अगला है, हार्बेरियम सीट की अमाप होती है। आप कक्षा 11 में हार्बेरियम बनाए होंगे। शिक्षक आपसे प्रैक्टिकल में हार्बेरियम तैयार करने के लिए कहते हैं। हार्बेरियम का अमाप का ये प्रश्न है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हार्बेरियम जो है तो सीट की अमाप कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा 29 × 41 सेंटीमीटर। 29 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर। 29 सेंटीमीटर चौड़ाई रहेगा और 41 सेंटीमीटर उसकी लंबाई रहेगी। इसमें और विकल्प है 30/40, 30/40, 25/35, 25/40। ये गलत है। इसका सही जवाब होगा 29 × 41 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, नेशनल बॉटेनिकल गार्ड NBG स्थित है। नेशनल बॉटेनिकल गार्ड ये जीके से संबंधित प्रश्न है जो बायोलॉजी का है। आप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वर्ग 2 के लिए भी और 1 के लिए भी। बायोलॉजी, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन NBG कहाँ स्थित है? नेशनल बॉटेनिकल गार्डन NBG कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन यानी कि ऐसा समझिए कि राष्ट्रीय जो वानस्पतिक गार्डन है तो वो कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI। इसको ऐसे याद करना है जैसे FIR होता है तो FIR का उल्टा कर देंगे, FRI कर देंगे। तो FRI जो है तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। एशिया का, पूरे एशिया में सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कलकत्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। एशिया का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कलकत्ता में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। इसके बाद अगला प्रश्न है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, इसको अंग्रेजी में बोला गया BNHS। ये क्या है? ये है संग्रहालय। क्या है? संग्रहालय। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS बम्बई में, बॉम्बे में संग्रहालय है BNHS। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। अगला प्रश्न है, BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? BSI भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? हावड़ा में। आपको ऐसे याद करना है, BSI भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि BSI जो है तो हावड़ा में स्थित है। तो हावड़ा में एक और चीज़ है, सबसे बड़ी पुल है रेलवे पुल जो सबसे बड़ी है और उसमें एक भी नट बोल्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। ये बहुत ही अच्छा पुल है, ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्गीकी कुंजी वर्गीकी सहायक संसाधनों से एक है जिससे पादपों और जंतुओं को पहचाना और वर्गीकृत किया जाता है। यह निम्न में से किसके बनाने में प्रयोग की जाती है? मोनोग्राफ और फ्लोरा। इसका जवाब सही होगा दोनों, मोनोग्राफ और फ्लोरा। ये इसका A और B दोनों जवाब सही है। अगला प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं तो बायोलॉजी के पार्ट 4 में हम लेकर आएंगे। पार्ट 1, 2
हम अपलोड कर चुके हैं और ये पार्ट 3 है। आज हम आप सबके लिए बहुत शानदार वीडियो लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे विशाल हार्बेरियम है। भारत में, विश्व में नहीं बल्कि भारत में हार्बेरियम कौन सा है? इसका सही जवाब होगा केंद्रीय राष्ट्रीय हार्बेरियम, भारतीय वनस्पतिक उद्यान, शिवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, कवक आक्रामक से बचने के लिए हार्बेरियम के नमूने को किस रसायन द्वारा उपचारित किया जाता है? कवक जो है तो आक्रामक भी होते हैं। आक्रामक से उसको बचाने के लिए हार्बेरियम के नमूने को किस रसायन द्वारा उपचारित किया जाता है? इसका सही जवाब होगा 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड, 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड। इसके बाद अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वानस्पतिक उद्यान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? इनमें से कौन सा वानस्पतिक उद्यान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? इसका सही जवाब होगा, यहाँ पादप की विविधता देखी जा सकती है। यहाँ क्या दिखाई देती है? पादप की विविधता। इसके बाद अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें 4 कथन है, 4 में से एक सही नहीं है, बाकी सब सही है। पहला है, हार्बेरियम संग्रहालय में पौधे एकत्र नमूने को सुखाकर एवं दबाकर परीक्षित करते हैं, तो सही बात है। वनस्पतिक उद्यान में जीवित पादपों को संदर्भ के लिए एकत्रित किया जाता है, ये भी सही बात है। फिर इसके बाद अगला है, संग्रहालय में पादपों व जंतुओं के चित्रों का संग्रह होती, गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ पादप ही संग्रहित किए जाते हैं। इसके बाद है, कुंजी प्रादर्शों को पहचानने व वर्गीकरण सहायता प्रदान है, ये भी सही है। इसका सही जवाब होगा सी नंबर, ये सही जवाब है इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, वानस्पतिक उद्यान और प्राणी उद्यान में होते हैं। वानस्पतिक उद्यान और प्राणी उद्यान में क्या होते हैं? पहला है, केवल स्थानिक जीवित जातियों का संग्रह। इसके बाद दूसरा है, केवल विदेशज जीवित जातियों का संग्रह। इसके बाद है, स्थानिक और विदेशज जीवित जातियों का संग्रह। इसका सही जवाब होगा यही, स्थानिक और विदेशज जीवित जातियों का संग्रह। इसमें स्थानीय और विदेशज जीवित जाति भी रखे जाते हैं। अगला है, केवल स्थानीय पद, ये भी गलत है। इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे विशाल वानस्पतिक उद्यान, पूरे विश्व का सबसे बड़ा विशाल वानस्पतिक उद्यान रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यों, लंदन में है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? कौन सा प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? इसका सही जवाब होगा, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? नीलगिरी जैव मंडल। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक पुस्तक जिसमें विशिष्ट क्षेत्र के पादपों में आवास जलवायु उसका विवरण और सूची की जानकारी होती है। एक पुस्तक होती है जिसमें विशिष्ट क्षेत्र के पादपों में आवास, जलवायु, उसका विवरण और सूची की जानकारी होती है। इसका सही जवाब होगा फ्लोरा। क्या जवाब होगा? फ्लोरा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नियम पुस्तिका के बारे में सत्य कथन है। नियम पुस्तिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला ही, यह सभी जातियों की गणना सूची है, ये सत्य नहीं है। इसके बाद अगला है, इनमें विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों की उपकला एवं इन्हें एकत्रित करने का निर्देश होता है, ये सही बात है। इसके बाद यह समानता व असमानता पर आधारित है, ये गलत बात है। इसका सही जवाब होगा, इसमें विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों की उपलब्धता एवं इन्हें एकत्रित करने का निर्देश होता है, ये इसका सही जवाब होगा। कि कौन सा वर्गीकी सहायक प्रधान एक विशेष वर्गक जैसे गण या कुल की सभी सूचना देता है? इसका सही जवाब होगा मोनोग्राफ। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने पादपों को आकार की लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया और उन्हें श्रेणीबद्ध किया। तो अरस्तु ने वृक्ष झाड़ी एवं शाक में पौधों को आकार की लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति किसने प्रतिपादित किया और दोनों जगत को प्लांटी और एनिमेलिया नाम दिया? कैरोलस लीनियस। ये हम कई बार बता चुके हैं, कैरोलस और लीनियस
वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति प्रतिपादित किए थे और दोनों जगत को प्लांटी और एनिमेलिया नाम दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है R.H. व्हिटेकर की वर्गीकरण की जांच 5 जगत पद्धति में कितने जगतों में यूकैरियोट्स आते हैं? इसका सही जवाब होगा 4 जगत। सही जवाब क्या होगा? 4 जगत। इसके बाद यहाँ पर लिखा है असत्य कथन को छांटिए। असत्य को छांटना है। प्रश्न है असत्य कथन छांटिए। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है पिलाई और फिब्री जीवाणु कोशिका के चलन में मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है साइनोबैक्टीरिया में कशाभिकीय कोशिकाओं का अभाव होता है। अगला है विकल्प माइकोप्लाज्मा भित्ति रहित होती है। इसका सही जवाब होगा पिलाई और फिब्री जीवाणु कोशिका के चलन में मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। ये असत्य है, बाकी सब सत्य है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है, ये भी सत्य है। और इसके बाद साइनोबैक्टीरिया में कशाभिकीय कोशिकाओं का अभाव होता है, भी सही है। माइकोप्लाज्मा भित्ति रहित सूक्ष्म है, ये भी सूक्ष्म जीव है, ये भी सही है। इसके बाद असत्य कथन को चुनिए। अगला प्रश्न असत्य कथन को चुनिए। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ये सही बात है, ये सत्य है। प्रोटिस्टा में प्रकाश संश्लेषी और परपोषी पोषण की विधि होती है, ये भी सत्य है। कुछ कवक खाने योग्य होते हैं, ये भी सही है, कवक खाते हैं। और इसके बाद एक मोनेरा में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, ये गलत बात है। मोनेरा में कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर ये होगा डी नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है सजीवों को जीवन के 3 प्रभागों जीवाणु, आर्की और यूकैरिया को हाल में ही वर्गीकृत किया गया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आर्किया के लिए सही है? इसका सही जवाब होगा आर्किया में कुछ विशिष्ट नोबेल विशेषताएं होती हैं जो अन्य प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में नहीं होती हैं। इसका ये सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से एक गलत होगा और 3 सही होंगे, तो हम देखेंगे कौन गलत है। पहला है सुनहरे गोल्डन शैवालों को रेसमिड्स कहते हैं, ये सही बात है। इसके बाद है यू बैक्टीरिया को आभासी या फिर फाल्स जीवाणु भी कहते हैं, यू बैक्टीरिया को, ये सत्य बात है, ये बात गलत है। यू बैक्टीरिया को आभासी जीवाणु नहीं कहते हैं। इसके बाद है फाइकोमाइसिटीज को शैवाली कवक भी कहते हैं, ये सही बात है। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं, ये सही बात है। इसका सही आंसर होगा यू बैक्टीरिया को आभासी फाल्स जीवाणु भी कहते हैं, ये असत्य है। बैक्टीरिया अत्यंत कठिन पर्यावरणीय स्थितियां जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उच्च लवणीय सांद्रता, उच्च तापमान और अम्लीय पीएच में पनपते हैं। इन जीवाणु के प्रकार को पहचानिए। यह है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ऐसे जीवाणु होते हैं जो अत्यंत कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जहाँ ऑक्सीजन ना हो वहाँ उच्च लवणीय सांद्रता, उच्च तापमान, उच्च अम्लीय में पनपते हैं। ये है आर्की बैक्टीरिया, इसका सही जवाब है। आर्की बैक्टीरिया इसका सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न है थर्मोकोकस मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम है। थर्मोकोकस मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम है। इसका सही जवाब होगा आर्की बैक्टीरिया, जिसमें यूकैरियोट्स जैसा ऋणात्मक वलित डीएनए होता है लेकिन हिस्टोन नहीं होते हैं। इसका ये सही जवाब होगा। इसके बाद मोनेरा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मोनेरा जगत में 5 जगत वर्गीकरण में सम्मिलित किया गया है। 5 जगत वर्गीकरण में क्या क्या सम्मिलित किया गया है? पहला विकल्प है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत, एनिमेलिया। दूसरा है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये गलत है। तीसरा है कवक, प्रोकैरियोट्स, कवक, पादप जगत, एनिमेलिया, ये भी गलत है। इसके बाद है मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, पादप जगत, शैवाल, ये भी गलत है। यानी कि इसका सही जवाब होगा
मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, एनिमेलिया। ये 5 जगत वर्गीकरण में सम्मिलित किए गए हैं। क्या क्या किए गए हैं सम्मिलित? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत और एनिमेलिया। ये 5 जगत वर्गीकरण में सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम लेकर आए हैं, सर्वाधिक विविधता किसमें पाई जाती है? कौन सा ऐसा जगत है जिसमें सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है? मोनेरा, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा। इनमें से सबसे ज़्यादा विविधता एनिमेलिया में पाई जाती है, ना कि मोनेरा में, ना प्लांटी में, ना प्रोटिस्टा में। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ना ही प्रोकैरियोट्स है और ना ही यूकैरियोट्स है? यानी कि कौन है जो ना यूकैरियोट में रखा गया है उसको ना प्रोकैरियोट? इसका सही जवाब है जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी जो होते हैं तो ना प्रोकैरियोट्स होते हैं और ना उनको यूकैरियोट्स कह सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली किसमें अनुपस्थित होता है? केंद्रक झिल्ली किसी भी कोशिका में, जैसे मान लीजिए ये कोशिका हो गया, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली होती है, उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो केंद्रक झिल्ली कहाँ पर अनुपस्थित होता है, यही प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा मोनेरा। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। प्रोटिस्टा में रहता है, कवक में भी रहता है और प्लांटी में भी रहता है। प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी में रहता है, जबकि मोनेरा में अनुपस्थित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शैवाल जिसमें कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है उसमें पोषण का प्रकार होता है होलोफाइटिक। शैवाल जो कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है, शैवाल में प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, उनमें पोषण का प्रकार क्या है? होलोफाइटिक। होलोफाइटिक इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, वह एक कोशिकीय जीव जो पौधों तथा जंतुओं के मध्य संबंधित कड़ी है। ऐसा एक कोशिकीय जीव जो पौधों और जंतुओं के मध्य की कड़ी है, यानी कि पौधे और जंतु दोनों का ये लक्षण दर्शाता है, ये है यूग्लिना। यूग्लिना इसका सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न है, R.H. व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स को रखा गया था। 5 जगत R.H. व्हिटेकर एक साइंटिस्ट हैं, उनके 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट को कहाँ रखा गया था? यहाँ 5 में से 4 जगत में, 5 में से 4 जगत में यूकैरियोट्स को रखा गया था। 5 में से 4 जगत में। बैक्टीरिया का जीनोम होता है, बैक्टीरिया का जो जीन होता है, जीनोम, वो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। बैक्टीरिया का जीनोम गोलाकार होता है। बैक्टीरिया का जीनोम गोलाकार होता है। इसमें विकल्प है तंतुमयी, RNA, DNA संकर, ये सब गलत है। इसका सही जवाब होगा गोलाकार। बैक्टीरिया का जीनोम कैसा होता है? गोलाकार। बैक्टीरिया का जीनोम गोलाकार होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव में मुख्य अंतर किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा कोशिका भित्ति में। कहाँ? कोशिका भित्ति में। की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम A.P. ल्यूवेनहॉक ने किया था। A.V. ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु को खोजा था। विकल्प में रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट हुक है, लुई पास्चर है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। तो इसका सही जवाब होगा A.V. ल्यूवेनहॉक, जीवाणुओं की खोज इन्होंने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीवाणु की कोशिका भित्ति का प्रमुख तत्व होता है। जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो किस तत्व से बना होता है? इसका सही जवाब होगा अमीनो अम्ल व पॉलीसैकेराइड से। विकल्प में दिया गया है सेलुलोज व काइटिन, सेलुलोज व पैक्टिन, सेलुलोज व कार्बोहाइड्रेट। इसका सही जवाब होगा अमीनो अम्ल व पॉलीसैकेराइड। जीवाणु की कोशिका भित्ति का प्रमुख तत्व अमीनो अम्ल व पॉलीसैकेराइड से बना होता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया को निम्न में से किस जगत में सम्मिलित किया गया है? बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किस जगत में सम्मिलित किया गया है? विकल्प है प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा। इसका सही जवाब होगा मोनेरा। मोनेरा में बैक्टीरिया को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया कहलाता है। जो सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया होते हैं ऐसे उनको
क्या कहते हैं? स्पाइरिला। क्या कहते हैं? स्पाइरिला। विकल्प में कोकाई है, विब्रियो है, बेसिलाई है, तो इसका सही आंसर होगा स्पाइरिला। क्या होगा? स्पाइरिला। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोमाकार जीवाणु कहलाते हैं। कोमाकार जीवाणु क्या कहलाते हैं? स्पाइरिला, कोकाई, स्पाइरिला, कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो। इसका सही आंसर होगा विब्रियो। सही जवाब इसका क्या है? विब्रियो। कोमाकार जीवाणु को विब्रियो कहा जाता है। क्या बात करो जी, मना किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, ई कोलाई का डीएनए होता है। ई कोलाई का डीएनए होता है, इसका सही जवाब होगा डबल सिंड्रोम एवं गोलीय। कैसा होता है ई कोलाई का डीएनए? डबल सिंड्रोम एवं गोलीय होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, टिकोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? टिकोइक अम्ल। टिकोइक अम्ल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। टिकोइक अम्ल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, जीनोफोर होते हैं। जीनोफोर प्रोकैरियोट्स में डीएनए तथा आरएनए होते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं? डीएनए तथा आरएनए होते हैं। जीनोफोर प्रोकैरियोट्स में डीएनए और आरएनए होते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन की, इसका सही जवाब है। विकल्प में जटिलमंड भी है, काइटिन है, सेलुलोज है, तो इसमें से पेप्टाइडोग्लाइकेन भी है, ये सही जवाब होगा। जीवाणु की कोशिका किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु को अभिरंजित करते हैं क्रिस्टल वायलेट से। कहाँ से अभिरंजित किया जाता है? क्रिस्टल वायलेट से। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुछ साइनोबैक्टीरिया में वर्णकीय झिल्ली प्रबल होते हैं क्रोमैटोफोर्स में। कहाँ? क्रोमैटोफोर्स में। इसके बाद अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया को यह भी कह सकते हैं नीलहरी शैवाल। नीलहरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया को कह सकते हैं। नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्णक साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित होता है? पर्णहरिम ए, इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा वर्णक साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित होता है? पर्णहरिम ए। पाल को सम्मिलित करता है जिसमें हरे पादपों के समान पर्णहरिम ए होता है। इसका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु जो है तो नीलहरी शैवाल को सम्मिलित करता है जिसमें हरे पादपों के समान पर्णहरिम पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, विशिष्ट कोशिका जिसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं उपस्थित होती है। विशिष्ट कोशिका होती है जिसको हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। विशिष्ट कोशिका जिसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं ये उपस्थित होती है साइनोबैक्टीरिया में। कहाँ उपस्थित होती है? साइनोबैक्टीरिया में। इसके बाद अगला प्रश्न, कुछ साइनोबैक्टीरिया पर्यावरणीय नाइट्रोजन को अपनी विशिष्ट कोशिका में स्थिर कर सकते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया अपनी पर्यावरणीय नाइट्रोजन को अपनी विशिष्ट कोशिका में स्थिर कर सकते हैं, कहलाते हैं हेटेरोसिस्ट। इसका सही जवाब होगा हेटेरोसिस्ट कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर के पुनः चक्रीकरण में महत्वपूर्ण कार्य करता है? यानी कि वह कौन सी बैक्टीरिया है जो पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर को पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण कार्य करता है? इसका सही जवाब होगा रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु। रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिट्रस कैंकर है। सिट्रस कैंकर क्या होता है? इसका सही जवाब जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग। सिट्रस कैंकर जीवाणु जनित रोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्राइसोफाइटा समूह के अंदर निम्न में से कौन से जीवाणु का समूह आता है? डाइटम्स, सुनहरे शैवाल, या फिर इन दोनों में से दोनों, या फिर डेस्मिड और पैरामीशियम। इसका सही जवाब होगा दोनों, डाइटम्स और सुनहरे शैवाल।
ए और बी। क्राइसोफाइट समूह के अंदर निम्न से कौन से जीवों का समूह आता है? डाइटम्स और सुनहरे शैवाल। इसके बाद अगला प्रश्न है, 5 जगत के वर्गीकरण में वह कौन सा एकल जगत है जिसमें नीलहरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जीवाणु व मेथोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया को रखा गया है? ये है मोनेरा। कहाँ रखा गया है? मोनेरा में। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हिटेकर वर्गीकरण में केंद्रक रहित एक कोशिकीय जीवों प्रोकैरियोट्स को किसमें सम्मिलित किया गया है? इसका सही जवाब होगा प्रोटिस्टा में। कहाँ सम्मिलित किया गया है? प्रोटिस्टा में। अगला सवाल है, नीलहरित शैवाल को किस जगत में रखा गया है? मोनेरा में। कहाँ रखा गया है? मोनेरा में। एकदम सरल सवाल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिलिका जेल प्राप्त होती है। सिलिका जेल कहाँ से प्राप्त होती है? डाइटम्स से। कहाँ से प्राप्त होती है? डाइटम्स से। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण समूह क्राइसोफाइटा का विशिष्ट लक्षण है? कौन सा लक्षण समूह क्राइटोफाइटा का विशिष्ट लक्षण है? इसका सही जवाब होगा, इनमें सिलिका के जमाव के कारण नष्ट होने वाली भित्ति होती है। सिलिका के जमाव के कारण नष्ट होने वाली भित्ति पाई जाती है। डाइटोमियस डाइटमी मृदा सभी के उपयोग में ली जाती है, केवल एक को छोड़कर। यानी कि डाइटोमियस डाइटमी मृदा सभी के उपयोग में ली जाती है, एक को छोड़कर। इसमें विकल्प है सिरप को छानने, तेलों को छानने, चमकाने, गोबर गैस के उत्पादन में। तो डाइटोमियस डाइटमी मृदा सभी के उपयोग में ली जाती है। जैसे सिरप को छानने के लिए उपयोग में ली जाती है, तेलों को छानने के लिए, चमकाने के लिए, लेकिन गोबर गैस के उत्पादन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद इसलिए इसका सही जवाब डी नंबर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्राइसोफाइट्स है। क्राइसोफाइट्स क्या है? क्राइसोफाइट्स क्या है? इसका सही जवाब प्लवकीय। क्या है? प्लवकीय। इसको अंग्रेजी में प्लैंक्टन्स बोलते हैं। प्लैंक्टन्स। इसके बाद अगला प्रश्न है, असत्य कथन को चुनिए। इनमें से 3 सत्य होगा और 1 असत्य होगा। चलिए सब विकल्प हम देखते हैं। पहला विकल्प है, डाइटम्स की भित्तियाँ आसानी से नष्ट हो जाती हैं। ये तो सही बात है। अगला प्रश्न है, डाइटम्स मृदा डाइटम्स की कोशिका भित्तियों द्वारा बनी होती है। डाइटम्स, ये गलत बात है। इसके बाद अगला प्रश्न है, डाइटम्स समुद्र में मुख्य उत्पादक है। ये भी गलत बात है। इसके बाद डी नंबर है, डाइटम्स सूक्ष्मदर्शी और जल में निश्चेष्ट रूप से बहने वाले होते हैं। ये भी गलत है। इसलिए इसका सही जवाब, डाइटम्स की भित्तियाँ आसानी से नष्ट हो जाती हैं, ये असत्य है, बाकी सत्य है। तात्पर्य ये है कि इन सभी में से पहला असत्य है, बाकी ये सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न समूहों में से किसमें कोशिका भित्ति पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं? समूहों में से किसमें कोशिका भित्ति पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं? इसका सही जवाब होगा डाइनोफ्लैजेलेट्स। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लाल डाइनोफ्लैजेलेट है? इनमें से लाल डाइनोफ्लैजेलेट कौन सा है? यूग्लिना, डाइटम्स, प्लाज्मोडियम, गोनियोलैक्स। इसका सही जवाब होगा गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स लाल होता है डाइनोफ्लैजेलेट से। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीवधारी जो जगत मोनेरा में सम्मिलित किए गए हैं। जीवधारी जो जगत मोनेरा में सम्मिलित किए गए हैं होते हैं एक कोशिकी, समकोशिकी, एक केंद्रीय, बिना एक निश्चित केंद्रक के। इसका सही जवाब होगा बिना एक निश्चित केंद्रक के। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोट्स में आनुवंशिक पदार्थ होता है। प्रोकैरियोट्स में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? रैखिक डीएनए हिस्टोन, वृत्ताकार प्लस हिस्टोन, रैखिक डीएनए प्लस हिस्टोन का अभाव, वृत्ताकार डीएनए प्लस हिस्टोन। इसका ये सही जवाब है। यानी कि प्रोकैरियोट्स में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? वृत्ताकार डीएनए प्लस हिस्टोन्स का अभाव।
प्रोटिस्टा से कुछ संबंधित प्रश्न है। प्रोटिस्टा में सम्मिलित किए गए हैं। प्रोटिस्टा में कौन सा सम्मिलित किए गए हैं? पहला विकल्प है एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स, फिर एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, बैक्टीरियोफेज, नीलहरी शैवाल। इसका सही जवाब होगा एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। क्या सही जवाब है? एक कोशिकीय यूकैरियोट है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रोटिस्टा जगत के जीव किसके मध्य की योजक कड़ी है? यानी कि प्रोटिस्टा जगत के जीव जो है तो किसके मध्य की योजक कड़ी है? पादप एवं प्राणी जगत, कवक एवं पादप जगत, मोनेरा एवं प्राणी जगत, कवक एवं प्राणी। इसका सही जवाब होगा मोनेरा एवं प्राणी जगत। मोनेरा एवं प्राणी जगत। इसके बाद अगला प्रश्न है किस प्रोटिस्टा में प्रजनन द्विविभाजन तथा कंजुगेशन दोनों के द्वारा होता है? यानी कि किस प्रोटिस्टा में प्रजनन द्विविभाजन तथा कंजुगेशन दोनों के द्वारा होता है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, मोनोसिस्टिस। पैरामीशियम में प्रजनन द्विविभाजन से भी हो जाता है और कंजुगेशन दोनों से भी होता है। इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रोटिस्ट होते हैं एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोट, एक कोशिकीय तथा यूकैरियोट, बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोट, स्वपोषी तथा विषमपोषी। इनमें से डी नंबर ये सही होगा, दूसरा और चौथा। एक कोशिकीय तथा यूकैरियोट होते हैं और स्वपोषी तथा विषमपोषी होते हैं। लाल समुद्री ज्वार किसके कारण होता है? लाल समुद्री ज्वार जो है, लाल समुद्री ज्वार किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है डायनोफाइसी। किसके द्वारा होता है? डायनोफाइसी के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने प्रोटिस्टा शब्द प्रस्तावित किया था? प्रोटिस्टा शब्द को किस वैज्ञानिक ने दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा E.H. हेकेल। E.H. हेकेल ने। E.H. हेकेल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटिस्टा नाम दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड किससे संबंधित है? स्लाइम मोल्ड किससे संबंधित है? ये है प्रोटिस्टा से संबंधित। किससे है? प्रोटिस्टा से संबंधित है। स्लीपर जंतु है। स्लीपर जंतु किसे कहते हैं? विकल्प है पैरामीशियम, एंटामीबा, प्रोटोजोआ, ट्रिपेनोसोमा। देखिए पैरामीशियम का जो आकार होता है चप्पल के आकार का होता है, इसलिए इसको स्लीपर जंतु कहा जाता है। स्लीपर जंतु कौन है? पैरामीशियम। पैरामीशियम। इसके बाद अगला प्रश्न है अमीबा में कौन सा पोषण होता है? होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोजोइक। इसका सही जवाब होगा होलोजोइक। अमीबा में कैसा पोषण होता है? होलोजोइक। इसके बाद अगला प्रश्न है अमीबा की खाद्य रिक्तिका समरूप है। अमीबा की खाद्य रिक्तिका समरूप है हाइड्रा की जठर वाहिनी गुहा के। इसका ये सही जवाब होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रोटिस्टा का लक्षण नहीं है? प्रोटिस्टा का लक्षण कौन सा नहीं है? पहला हो गया प्रोटिस्टा प्रोकैरियोट होते हैं, ये सही है, ये प्रोटिस्टा का लक्षण है। कुछ प्रोटिस्टा पर कोशिका भित्ति होती है, ये भी सही बात है। पोषण की विधि स्वपोषी और परपोषी दोनों होती है, ये भी सही है। शारीरिक संगठन कोशिकीय होता है, ये गलत है, इसलिए प्रोटिस्टा का लक्षण ये नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से जगत की पूर्ण निर्धारित सीमाएं नहीं है। निम्न में से जगत की पूर्ण निर्धारित सीमाएं नहीं है। इसका सही जवाब है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। अमीबा के खोजकर्ता थे। अमीबा के खोजकर्ता कौन थे? अमीबा को किसने खोजा था? पहला है ल्यूवेनहाक, लिनियस, लुई पास्चर, रोसेनहाक। इसका सही जवाब होगा रोसेनहाक। रोसेनहाक साइंटिस्ट ने अमीबा का खोज किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है एंट अमीबा अमीबा से भिन्न है, क्यों? इसका रीजन बताइए। रीजन ये है संकुचनशील रिक्तिका की अनुपस्थिति के कारण। संकुचनशील रिक्तिका की अनुपस्थिति के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न है अमीबा में साल जैल मत को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। अमीबा में साल और जैल मत को किसने प्रतिपादित किया था? हाइमन ने। किसने किया था? हाइमन। किसने किया था? हाइमन ने। अमीबा में साल जैल मत को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हाइमन थे। कौन थे? हाइमन थे।
अगला प्रश्न है, पैरामीशियम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पैरामीशियम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, प्रतिकूल परिस्थिति में शिष्ट बनते हैं। पूरे शरीर पर अधिक संख्या में सीलिया की उपस्थिति, पराशर नियम के लिए संकुचित रिक्तिका पाई जाती है। शिकार पकड़ने के लिए स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा सत्य है, जबकि चौथा असत्य है। इसलिए इसका सही जवाब ये होगा। अगला प्रश्न है, डायटम्स के स्पोर का विशिष्ट लक्षण है। डायटम्स के स्पोर का विशिष्ट लक्षण है ऑक्सोपोर। इसका सही जवाब होगा ऑक्सोपोर। ऑक्सोपोर। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी को किसने खोजा था? मलेरिया परजीवी को किसने खोजा था? मलेरिया परजीवी को किसने खोजा था? चार्ल्स लेब्रान। चार्ल्स लेब्रान, इन्होंने मलेरिया परजीवी को खोजा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटिस्ट विष जो मछलियों और अन्य समुद्री जीवों को मार सकता है? इसका सही जवाब है गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स ये एक प्रोटिस्ट विष है जो मछलियों और अन्य समुद्री जीवों को मार सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपपंक कवक की स्वतंत्र रहने वाली थैलसकाय क्या कहलाती है? थैलस बॉडी। ये इसका सही जवाब है प्लाज्मोडियम। ये अपवंक कवक की स्वतंत्र रहने वाली थैलसकाय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से 3 असत्य होंगे और 1 सत्य होगा। चलिए देखते हैं कौन सत्य है कौन असत्य है। पहला, अपवंक कवक अगुणित होते हैं, ये असत्य है। हमको इनमें से सत्य ढूंढना है, तो ये असत्य होगा। इसके बाद दूसरा है, प्रोटोजोवंस कोशिका भित्ति रहित होते हैं, ये सत्य है। डाइनोफ्लैजिलेट अचल है, असत्य। यूग्लिना में पेलिकल अनुपस्थित होते हैं, असत्य। इसका सही जवाब होगा प्रोटोजोवंस कोशिका भित्ति रहित होते हैं, ये सत्य कथन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ट्रिपैनोसोमा कारण है। ट्रिपैनोसोमा कारण है निद्रालु व्याधि का। किसका? निद्रालु व्याधि का। हैजा का नहीं है, मलेरिया का नहीं है, भोजन विषाक्तता का नहीं, बल्कि किसका है? ट्रिपैनोसोमा निद्रालु व्याधि का। ट्रिपैनोसोमा कारण है, किसका कारण है? निद्रालु व्याधि का। ट्रिपैनोसोमा किसका कारण है? निद्रालु व्याधि का। इसके बाद अगला प्रश्न है, पैरामीशियम निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण एक जलीय और सक्रिय गमन करते हैं? हजारों पक्षमाभ। जो पैरामीशियम में हजारों पक्षमाभ होते हैं, उनके कारण जो पैरामीशियम होता है वो पानी में गमन करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह अपने जीवन काल में एक संक्रामक विषाणु सम अवस्था उत्पन्न करता है? इसका सही जवाब होगा स्पोरोजोवंस। क्या है? स्पोरोजोवंस है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव वैज्ञानिक रूप से गलत नामित और गलत पंडित है? इसमें से इसका सही जवाब होगा डायटम्स, बहुत अच्छा प्रदूषक संकेतक। इसके बाद फंजाई, कवक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। फंजाई, एक कवक का शरीर अनेक लंबे नलिका समान तंतुओं से बना होता है, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? कवक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक तंतु कहा जाता है। एक कवक का शरीर अनेक लंबे नलिका समान तंतुओं से बना होता है, जिसको हम कवक तंतु कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हार्पी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन कवक के लिए असत्य है? कवक के लिए एक कथन है इसमें जो असत्य है, तो हम देखते हैं कौन सा है। पहला है, ये यूकैरियोट होते हैं, ये तो सत्य है। इसके बाद इनमें शुद्ध सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, ये असत्य है। कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में पाया जाता है। विषमपोषी होते हैं, सही है।
एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं, ये भी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न, तो एक कवक तंतु रहित एक कोशिकीय कवक है, यानी कि तंतु रहित एक कवक है, ये है ईस्ट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प कवकों में संकेंद्रीय स्थिति दर्शाता है? इसका सही जवाब होगा बहुकेंद्रकीय प्लांट रहित कवक तंतु, बहुकेंद्रकीय प्लांट रहित कवक तंतु। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवक जो जीवित पोषक की कोशिका द्रव्य से सीधे पोषक तत्व अवशोषित करते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए ये क्या करता है, ये कवक कि जीवित कोशिका की कोशिका द्रव्य से सीधे पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है, इसलिए हम इसको परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। वैसे ही नहीं, कुछ क्वेश्चन से ही आंसर स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद लाइकेन किसके बीच में पारस्परिक और सहजीवी संबंध दर्शाता है? लाइकेन जो है तो किसके बीच में पारस्परिक और सहजीवी संबंध दर्शाता है? इसका सही जवाब होगा माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट, इसके बीच में यह सहजीवी का संबंध दर्शाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, माइकोराइजा पादप वृद्धि को प्रेरित करता है, माइकोराइजा पादप वृद्धि को प्रेरित करता है। इसका सही जवाब होगा मृदा से अकार्बनिक आयनों के अवशोषण द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवक निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी प्रकार के बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा ऊस्पोर। सही आंसर क्या होगा? ऊस्पोर। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवक में विभिन्न प्रकार के जीवाणु एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं, यह कहलाते हैं। कवक में विभिन्न प्रकार के जीवाणु जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवाणु एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है फलन काय, इसका सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवक में दो चल और अचल युग्मकों का जीव द्रव्य संलयन कहलाता है। कवक में दो चल और अचल युग्मकों का जीव द्रव्य संलयन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा प्लाज्मोगैमी जीव द्रव्य संलयन। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवक के लैंगिक चक्र के 3 पदों का सही क्रम है? इसमें से सही आंसर होगा जीव द्रव्य संलयन, केंद्रक संलयन, अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवकों को 4 वर्गों में किस आधार पर विभाजित किया गया है? कवक को किस आधार पर 4 वर्ग में विभाजित किया गया है? पहला है कवक जाल की आकार की, दूसरा है बीजाणु जनन की विधि, फिर फलन काय। इसका सही जवाब है तीनों, ये सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग में कोइनोसाइटिक बहुकेंद्रीय और अपट्टीय कवक जाल होता है? इसका सही जवाब होगा फाइकोमाइसिटीज। इसके बाद अगला प्रश्न है, फाइकोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? जूस्पोर के द्वारा, अप्लेनोस्पोर के द्वारा, दोनों के द्वारा। इसका सही जवाब होगा दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरसों पर परजीवी कवक है? सरसों का जो पौधा होता है उसमें कौन सा कवक परजीवी होता है? इसका सही जवाब होगा एल ब्यूगो। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी कवक फाइकोमाइसिटीज से संबंधित हैं? म्यूकर। इसका सही जवाब होगा म्यूकर के अतिरिक्त ये राइजोपस और ये सी नंबर और डी नंबर, ये सभी छोड़ करके म्यूकर, इसके अतिरिक्त कवक माइकोटीज से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राइजोपस का कवक तंतु होता है। राइजोपस का कवक तंतु कैसा होता है? शाखित होता है, अपट्टीय होता है और बहुकेंद्रकीय होता है। राइजोपस का कवक तंतु शाखीय होता है, अपट्टीय होता है और बहुकेंद्रकीय होता है। इसके बाद एक प्रश्न अगला है, एस्कोमाइसिटीज सामान्यतः पाए जाने जाते हैं किसके लिए? सैक कवक के लिए, सैक कवक इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा कवक जैव रसायन और आनुवंशिक कार्यों के उपयोग में लिया जाता है?
कौन सा कवक है जो जैव रसायन और आनुवांशिक कार्यों के लिए कार्यों के उपयोग में लिया जाता है? इसका सही जवाब होगा न्यूरोस्पोरा। खाने योग्य कोमल एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों को पहचानिए। इसका सही जवाब होगा ये मोरल्स तथा ट्राइकल्स। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से बैसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सामान्य परजीवी हैं? इसका सही जवाब होगा आस्टिलैगो तथा पैक्सिनिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी कवक बैसिडोमाइसिटीज से संबंधित हैं? इसका सही जवाब होगा अल्टरनेरिया। इसका सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में कवक जाल होता है, पट्टी और शाखित होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में कवक जाल कैसा होता है? पट्टी व शाखित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणु द्वारा जनन करते हैं। इसका सही जवाब है कोनिडिया। इसे कौन सा युग्म सही है? इसका सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ये युग्म सही है। अल्टरनेरिया लैंगिक जनन का अभाव, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसके बाद अगला प्रश्न है, कस्कुटा क्या है? परजीवी है। क्या है? परजीवी। कस्कुटा क्या होता है? परजीवी होता है। जंतुओं में संरक्षित खाद्य पदार्थ होता है ग्लाइकोजन व प्राणिवसा। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाइकेन में कवक की उपयोगिता होती है ए तथा सी। ये आश्रय गलत है। भोजन और खनिज अवशोषण इसका सही आंसर है। माइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, ये कोई भी बता सकता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय कवक विज्ञान का जनक E.J. बटलर को कहा जाता है। E.J. बटलर को। ड्यूटेरोमाइसिटीज अपूर्ण कवक में कमी होती है। क्या कमी होती है? लैंगिक प्रजनन की। इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एगैरिकस निम्न में से किस वर्ग का सदस्य है? ये है कि बैसिडियोमाइसिटीज का। अगला प्रश्न है, राइजोपस को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? राइजोपस को हम जानते हैं काला फफूंद के नाम से। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्लाज्मोगैमी का क्या अर्थ होता है? पहला विकल्प है केंद्रक संलयन के साथ 2 अगुणित कवक तंतुओं का संलयन। दूसरा विकल्प है केंद्रक संलयन के बिना 2 अगुणित कवक तंतुओं का संलयन। जीव द्रव्यों का केंद्रक के साथ संलयन। अगुणित लैंगिक तथा अलैंगिक कोशिका का संलयन। इसका सही जवाब होगा बी नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईस्ट है। ईस्ट क्या है? ईस्ट है सैकेरोनाइसीज। इसके बाद अगला प्रश्न है, खाने योग्य कवक है। इनमें से खाने योग्य कवक कौन सा है? म्यूकर है कि स्पर्जिलस है, राइजोपस है कि एगैरिकस है? इसका सही जवाब एगैरिकस होगा। आलू के लेट ब्लाइट का कारण है। आलू में जो लेट ब्लाइट होता है उसका क्या कारण है? फाइटोप्थेरा। इसके बाद अगला प्रश्न है, गेहूं के काले कीट रोग का कारण। गेहूं में जो काला कीट रोग होता है किसके कारण हो? पैक्सिनिया के कारण होता है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है। पैक्सिनिया के कारण गेहूं में काले कीट रोग होते हैं। सुबह में अगला प्रश्न है, काल्यूमेला नामक संरचना पाई जाती है। काल्यूमेला नामक संरचना पाई जाती है राइजोपस में। कहाँ पाई जाती है? राइजोपस में। इसके बाद अगला प्रश्न है, शराब बनाने में प्रयुक्त होता है। जो शराब होता है वो किससे बनता है? ये नहीं कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका यूज होता है? म्यूकर, राइजोपस
अल्टरनेरिया सैकेरोमाइसीज। इसका सही जवाब होगा बी नंबर, सैकेरोमाइसीज। शराब बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। प्रथम प्रतिजैविक पृथक किया गया है पेनिसिलिन से। कहाँ से? पेनिसिलिन से प्रथम जैविक पृथक किया गया है। निम्नलिखित में से किसे लाल फफूंद कहते हैं? न्यूरोस्पोरा को। किसको? न्यूरोस्पोरा को लाल फफूंद कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सन 1943 के बंगाल अकाल का कारण था। बंगाल में जो अकाल पड़ा था 1943 में, उसका कारण क्या था? राइजोपस था कि एल्बिगो कैंडिडा था कि हेलमिंथोस्पोरियम था? इसका सही जवाब होगा हेलमिंथोस्पोरियम। इसके बाद अगला, मानवों में कवक जनित रोग होता है। मानव जो होते हैं उसमें कवक जनित रोग कौन सा होता है? कुष्ठ रोग, तपेदिक, प्लेग, दाद। कवक से मानव में जो रोग होता है वो होता है दाद होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सरसों की श्वेत रस्ट रोग कारण है। सरसों में जो श्वेत रस्ट रोग होता है उसका क्या कारण है? पैक्सीनिया है कि सिलिकैंड्रियम है कि आस्टिलेगो है कि एलियोगो है? इसका आंसर होगा एलियोगो। इसके बाद अगला प्रश्न है, सैकेरोमाइकोट्स लुडविगी किस प्रकार का जीवन चक्र प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब होगा डिप्लोबायोटिक। अगला प्रश्न है, यीस्ट से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन बी। यीस्ट में विटामिन बी पाया जाता है। बहुत ही सरल प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, औद्योगिक रूप से सिट्रिक अम्ल किससे बनता है? जो सिट्रिक एसिड होता है वो किससे बनता है? उद्योग में। ये इसका सही जवाब होगा एस्परजिलस से। ठीक है। इसके बाद मूंगफली के टिक्का रोग का कारण। मूंगफली में एक रोग होता है टिक्का रोग, उसका क्या कारण है? सार्कोस्पोरा उसका कारण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शकरकंद में सॉफ्ट राट रोग का कारक। शकरकंद में सॉफ्ट राट रोग का कारण क्या है? पहला विकल्प है आस्टिलेगो, म्यूकर, कोलेटोट्राइकम, राइजोपस। इसका सही जवाब होगा राइजोपस। जो शकरकंद होता है उसमें सॉफ्ट राट रोग राइजोपस के कारण होता है, ये एक कवक होता है। अगला प्रश्न है, गन्ने के लाल रस्ट रोग का कारण। गन्ने में जो लाल रस्ट रोग होता है उसका क्या कारण है? कोलियोट्राइकम। क्या है? कोलियोट्राइकम। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवकों को अभिरंजित करते हैं। कवकों को किससे अभिरंजित किया जाता है? कॉटन ब्लू से, एथिल अल्कोहल से, सेफ्रेनिन से, आयोडीन विलयन से। इसका सही जवाब होगा कॉटन ब्लू से। अगला प्रश्न है, कवकों द्वारा उत्पादित हार्मोन। कवक से कौन सा हार्मोन उत्पादित होता है? इसका सही जवाब है जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन। 207। अगला प्रश्न है, एल्ब्यूगो का संबंधित वर्ग है फाइकोमाइसिटीज से। फाइकोमाइसिटीज। इसके बाद अगला प्रश्न, कवक मूल है। कवक मूल क्या होता है? उच्च श्रेणी के पादप मूल, मृदा कवक का सहचर। ये इसका सही जवाब है। विकल्प में और है, बीजधारी पादप मूल कवक के मध्य परजीवी संबंध है, ये सब गलत है। कवक मूल क्या है? उच्च श्रेणी के पादप मूल व मृदा कवक का सहचर। इसके बाद वायरस से संबंधित कुछ प्रश्न हम लेकर आए हैं। वायरस से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। वायरस, इनमें से कौन सा प्रक्रम यह सिद्ध करता है कि विषाणु सजीव है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से 4 टॉपिक है, इनमें से कौन सा एक प्रक्रम ऐसा टॉपिक कौन सा है जो यह बता रहा है कि विषाणु सजीव है? पहला है, इनमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं। दूसरा है, इनमें अवायवीय श्वसन होता है। तीसरा है, ये पोषक कोशिका में गुणित होते हैं। चौथा, ये संक्रमण करते हैं। इसका सही जवाब होगा ये पोषक कोशिका में गुणित करते हैं। यह लक्षण ये दर्शाता है कि यह जीवित है। विषाणु कैसा है? जीवित है। कौन सा लक्षण दर्शा रहा है? ये पोषक कोशिका में गुणित होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, तंबाकू मोज़ेक विषाणु होता है। तंबाकू में जो मोज़ेक विषाणु होता है, TMB मोज़ेक विषाणु जो होता है तो कैसा होता है? गोलाकार होता है, घनाकार, दंडाकार, अंडाकार?
सही जवाब होगा दंडाकार। अंडाकार नहीं, गोलाकार नहीं, घनाकार नहीं, बल्कि दंडाकार। तंबाकू का जो मोज़ेक विषाणु होता है वह कैसा होता है? दंडाकार। कैसा होता है? दंडाकार। तंबाकू का मोज़ेक विषाणु कैसा होता है? दंडाकार होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है। विषाणु में जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो कहाँ होते हैं? डीएनए अथवा आरएनए। डीएनए तथा आरएनए दोनों, ठीक है, ना कि डीएनए में ना कि आरएनए में। विकल्प में दिया है डीएस एसएसडी यानी एसएसडीएनए, है ना। ये सही जवाब होगा डीएनए अथवा आरएनए दोनों। अगला प्रश्न है, विषाणु का आवरण कहलाता है, जो वायरस होते हैं उनका बाहरी वाला आवरण क्या कहलाता है? विकल्प है कैप्सिड, विरियान, कोर, न्यूक्लियोप्रोटीन। इसका सही जवाब होगा कैप्सिड। सही जवाब क्या होगा? कैप्सिड होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड्स किसका अतिरिक्त गुणसूत्री आनुवंशिक पदार्थ है? प्लाज्मिड जो होता है किसका अतिरिक्त गुणसूत्री आनुवंशिक पदार्थ है? विकल्प है जीवाणु, वायरस, अमीबा, शैवाल। प्लाज्मिड जो होता है किसका अतिरिक्त गुणसूत्री आनुवंशिक पदार्थ है? इसका सही जवाब होगा वायरस। क्या है? वायरस। इसके बाद अगला प्रश्न लेकर आ रहे हैं, विषाणु इस नाम से भी जाने जाते हैं, विषाणु को और क्या कहा जाता है? पहला है न्यूक्लियोप्रोटीन कण, विरियान, लाइपोप्रोटीन कण, कोर। इसका सही जवाब होगा न्यूक्लियोप्रोटीन कण। विषाणु को हम न्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, विषाणुओं के उद्भव का सबसे नवीन दृष्टिकोण है। विषाणुओं का उद्भव का सबसे नवीन दृष्टिकोण यानी कि सबसे नया दृष्टिकोण कौन सा है? इसका सही जवाब होगा, ये रूपांतरित प्लाज्मिड होते हैं जो वास्तव में पोषक के न्यूक्लिक अम्ल के टुकड़े होते हैं। ये इसका सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेबीज विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ होता है। कुत्ते के काटने से जो रेबीज बीमारी होती है, तो रेबीज में जो विषाणु होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? विकल्प है डीएसआरएनए, डीएसडीएनए, एसएसआरएनए, एसएसडीएनए। इसका सही जवाब होगा एसएसआरएनए। कुत्ते के काटने से होने वाला रोग रेबीज विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ कहाँ होता है? एसएसआरएनए में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विषाणुओं का निर्जीव लक्षण है। अभी हमने एक प्रश्न बताया था विषाणुओं का सजीव लक्षण। अब यहाँ पर पूछ दिया विषाणुओं का निर्जीव लक्षण क्या होता है। तो पहला है, इनमें से कोई एक ही होगा। तो विकल्प पढ़ लेते हैं, केवल पोषक कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता है। केवल पोषक कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता है, ये तो सजीव का लक्षण है। इसके बाद पोषक में रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ये भी सजीव का लक्षण, ये नहीं है। निर्जीव का लक्षण ये नहीं है, ये भी नहीं है। उत्परिवर्तन करने की क्षमता, ये भी निर्जीव का लक्षण नहीं है। ये है क्रिस्टल बनाने की क्षमता। क्रिस्टल बनाने की जो क्षमता इसमें पाई जाती है वो निर्जीव का लक्षण दर्शाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से रोगों का समूह विषाणुओं द्वारा होता है? यानी कि इसमें कई रोग लिखे हुए हैं, जिनमें से एक लाइन में जो रोग होंगे वो विषाणुओं से ही होंगे सभी। तो वो कौन से हैं? पहला है मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। दूसरा है एड्स, डायबिटीज, हर्पीज। इसका सही जवाब होगा पहला, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीवाणु भोजी होते हैं। जीवाणु भोजी क्या होते हैं? इनमें से विकल्प है जीवाणु जो विषाणुओं पर आक्रमण करते हैं, विषाणु जो जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं, स्वतंत्र जीवी विषाणु, स्वतंत्र जीवी जीवाणु। यहाँ पर प्रश्न है जीवाणु भोजी, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। जीवाणु भोजी होते हैं, जीवाणु भोजी कौन है? इसका सही जवाब होगा विषाणु जो जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं, यानी कि ऐसा विषाणु जो जीवाणुओं को खाता होगा, उनको खा जाता होगा, वो जीवाणु भोजी होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक नया संक्रामक कारक जो विषाणुओं से छोटा होता है, यानी कि अभी तक हम विषाणु को बहुत छोटा जानते थे। तो विकल्प है पियान, वायराइड, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। इसका सही जवाब होगा वायराइड। वायराइड एक ऐसा नया संक्रामक कारक है जो विषाणुओं से भी छोटा होता है।
इसमें से 4 सत्य होंगे, 3 और 4 विकल्प हैं, 4 में से 3 सत्य होगा, 1 असत्य होगा। चलिए देखते हैं सत्य कौन कौन से हैं और असत्य कौन से हैं। पहला है वायराइड्स की खोज डीजे इवानोवस्की द्वारा की गई थी। दूसरा है WM टेक्सले ने दिखाया था कि विषाणुओं को क्रिस्टल में बदला जा सकता है। तीसरा है कॉन्टेजियम वीवम फ्लूडम शब्द MW बिजेरिंग द्वारा दिया गया। चौथा है तंबाकू में मोज़ेक रोग और मानव में एड्स रोग विषाणु द्वारा होता है। इनमें से सही जवाब होगा वायराइड्स की खोज डीजे इवानोवस्की की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है वायराइड्स होते हैं, वायराइड्स होते हैं, वायराइड्स क्या होते हैं। पहला DS DNA प्रोटीन आवरण से आच्छादित, SS DNA प्रोटीन आवरण से आच्छादित, SS RNA प्रोटीन आवरण से आच्छादित, DS RNA प्रोटीन आवरण से आच्छादित। इसका सही जवाब होगा SS RNA प्रोटीन आवरण से आच्छादित। मेरे प्यारे सभी दोस्तों एवं छात्र छात्राओं एवं सहपाठी भाइयों बहनों सब कोई, आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को यदि आप सुनते हैं तो आपको प्रश्नोत्तर याद होगा, आपको किताब पढ़ने की देखने की ज़रूरत नहीं है। वर्ग 1 बायोलॉजी और विज्ञान, ये वर्ग 2 यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, उपयोगी होगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भाई बहनों का भला हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।